प्रिय विद्यार्थियों, देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर राकेश मेहर आपको राजस्थान की बोली और भाषाओं के संदर्भ में बात कर रहा था और मैंने आपको राजस्थान की भाषा और बोलियों के संदर्भ में बताया था कि 7 कोस पे पानी बदले 5 कोस पर वाणी। इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आज आपसे बात करता हूं एक राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली, वो है मारवाड़ी भाषा और बोली। मारवाड़ी भाषा और बोली के संदर्भ में बात करेंगे। ये बोली राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली एक मानक भाषा मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली एक मानक भाषा मानी जाती है, जिसे मरू भाषा कहा जाता है। ये राजस्थान की सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। राजस्थान की सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक जैन ग्रंथों की रचना मारवाड़ी भाषा में की गई है। राजस्थान में सर्वाधिक जैन ग्रंथों की रचना मारवाड़ी भाषा में की गई है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान में मारवाड़ी भाषा का आरंभ काल क्या माना जाता है। प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ी भाषा का आरंभ काल क्या है। मारवाड़ी भाषा का आरंभ काल, तो मारवाड़ी भाषा का आरंभ काल है 8वीं सदी का काल राजस्थानी भाषा का आरंभ काल माना जाता है। संत मीराबाई, जस नाथ जी, जम्बो जी आदि संतों ने अपने उपदेश मारवाड़ी भाषा में ही दिए थे। मारवाड़ी भाषा मुख्य रूप से जोधपुर और इसके आसपास नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर आदि क्षेत्र में ये मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा का सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक रूप क्या है। अगर प्रश्न आता है कि मारवाड़ी भाषा का सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक रूप, तो इसका सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक रूप है डिंगल शैली। मारवाड़ी भाषा का सर्वाधिक, जैसे पिंगल भी हो और विकल्प में डिंगल भी हो, और फिर प्रश्न आए कि राजस्थानी भाषा का सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक रूप क्या है, तो आपको डिंगल करना पड़ेगा। राजस्थान की मानक और मौलिक बोली या भाषा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की
मानक और मौलिक बोली या भाषा मारवाड़ी को ही कहा जाता है। इसे राजस्थान की मानक भाषा, इसे मरुभाषा, इसे राजस्थान की सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा। राजस्थान में सर्वाधिक जैन ग्रंथों की रचना इस मारवाड़ी में ही की गई। एक बहुत अच्छा प्रश्न ये है, मारवाड़ी का आरंभ काल क्या है? 8वीं सदी राजस्थानी भाषा का या मारवाड़ी भाषा का आरंभ काल क्या है? तो मारवाड़ी भाषा का आरंभ काल 8वीं सदी माना जाता है। संत मीराबाई, जसनाथ जी, जम्बो जी आदि ने अपने उपदेश मारवाड़ी भाषा में ही दिए थे। एक ये मारवाड़ी भाषा का सबसे विकसित और सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय साहित्य रूप क्या है? सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक रूप है डिंगल शैली। पिंगल मत कर देना, सर्वाधिक डिंगल है और सर्वाधिक जैन ग्रंथों की रचना मारवाड़ी में ही की गई है। ये साहित्यिक भाषा है राजस्थान की। अगर प्रश्न आ जाता है राजस्थान की साहित्यिक भाषा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की साहित्यिक भाषा भी मारवाड़ी भाषा को ही कहा जाता है। मारवाड़ी भाषा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली एक भाषा है, जो मुख्यतः जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर आदि क्षेत्र में ये बोली जाती है। इसे राजस्थान की मानक या मौलिक बोली कहा जाता है और राजस्थान में की सबसे ज्यादा जो साहित्य है, जैन साहित्य, वो इसी में लिखे गए हैं। इस मारवाड़ी भाषा की दो साहित्य, इसको लिखने की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। मारवाड़ी भाषा की दो प्रसिद्ध लेखन शैली है। मारवाड़ी भाषा की दो प्रसिद्ध लेखन शैली है, जैसे एक है डिंगल शैली और एक है पिंगल शैली। ये दो मारवाड़ी भाषा की साहित्य लेखन शैली है। मारवाड़ी भाषा की कितनी साहित्य लेखन शैली है? तो दो है, एक डिंगल और एक पिंगल। डिंगल ये मारवाड़ी भाषा की दो लेखन शैली है। एक है डिंगल, ये पश्चिमी राजस्थान में चारणों ने अपने साहित्य लेखन में मारवाड़ी की जिस शैली का प्रयोग किया वो डिंगल शैली कहलाई। अर्थात डिंगल शैली के जनक है चारणों ने विकसित की थी। पश्चिमी राजस्थान में चारणों ने अपने साहित्य लेखन में मारवाड़ी का जिस रूप में लेखन कार्य किया वो डिंगल शैली कहलाई। याद रहे, डिंगल ये पश्चिमी राजस्थान में चारणों ने अपने साहित्य लेखन में मारवाड़ी की जिस शैली का प्रयोग किया वो डिंगल शैली कहलाई। डिंगल शैली ये गुजरी अपभ्रंश मानी जाती है। ये गुजरी अपभ्रंश मानी जाती है। ये गुजरी शैली से उत्पन्न है। डिंगल गुजरी शैली की अपभ्रंश है, गुजरी शैली से उत्पन्न है। इसमें जो डिंगल शैली है, इसमें डिंगल शैली की खास विशेषता ये रही है, इसमें ओज ये इसकी विशेषता है। याद रखना, गीत, ओज और माधुर्य भाव, ये तीन भाव इसकी प्रमुख विशेषता है। गीत डिंगल की प्रमुख विशेषता है
ओज इस डिंगल की प्रमुख विशेषता है और माधुर्य, ये तीन जो भाव दिखाई देते हैं वो डिंगल शैली है। डिंगल शैली की विशेषता क्या है? गीत, ओज, याद रखना, छंद और ओज नहीं करना, छंद उसकी है। गीत, ओज और माधुर्य ये डिंगल की प्रमुख विशेषता है। जैसे आप बात करें पिंगल, ये पूर्वी राजस्थान के भाटों ने अपने साहित्य लेखन में जिस शैली का उपयोग किया वो पिंगल शैली कहलाई, उसे पिंगल शैली कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान के भाटों ने अपने साहित्य लेखन में जिस शैली का प्रयोग किया वो पिंगल शैली कहलाई। ये इस पिंगल शैली के जनक भाट है। ये पूर्वी राजस्थान, डिंगल पश्चिमी राजस्थान में, पिंगल पूर्वी राजस्थान में। डिंगल के जनक चारण, पिंगल के जनक भाटों की है। और इसकी प्रमुख विशेषता है छंद, ये सौर सेनी अपभ्रंश है, वो गुजरी अपभ्रंश है, अपभ्रंश है। ये गुजरी डिंगल गुजरी अपभ्रंश है और ये सौर सैनिक अपभ्रंश मानी जाती है। और इसकी प्रमुख विशेषता है छंद इसकी प्रमुख विशेषता है, इसकी प्रमुख विशेषता है। पिंगल की प्रमुख विशेषता छंद है तो डिंगल की प्रमुख विशेषता गीत, ओज और माधुर्य भाव है। ये पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक पूर्वी राजस्थान में भाटों ने विकसित की। राजस्थान की सभी ख्यातों की रचना डिंगल शैली में की गई है। कोई भी ख्यात है, सभी ख्यातों की रचना डिंगल शैली में की गई है। चाहे वो नैणसीरी ख्यात हो, चाहे वो दयाल दासरी ख्यात हो, चाहे वो बांकी दासरी ख्यात हो, सभी ख्यातों की रचना डिंगल शैली में की गई है। लेकिन पिंगल की जहां बात आती है, राजस्थान की सभी रासों पिंगल शैली में लिखे गए हैं, पिंगल शैली में लिखे गए। कोई भी रासो दे दे आपको, एक संगत रासो को छोड़कर। एक है संगत रासो, ये गिरधर आसिया का है। गिरधर आसिया का संगत रासो एकमात्र रासो है जो डिंगल में है। संगत रासो को छोड़ दो, बाकी सभी रासो, चाहे पृथ्वीराज रासो है, चाहे कुमार रासो है, चाहे हमीर रासो है, विजयपाल रासो है, सभी रासो पिंगल में है। लेकिन अब बात है एक संगत रासो, गिरधर आसिया का संगत रासो एकमात्र रासो है जो डिंगल शैली में लिखा गया है। तो याद रहे, सभी ख्यात और सभी बचनी का कोई सी भी अचलदास की चीरी बचनिका, महेश दासोत्री बचनिका, सभी बचनिका डिंगल में, सभी ख्यात डिंगल में, एक संगत रासो एक अपवाद के रूप में डिंगल में, बाकी सभी रासो, पूरी जितनी भी रासो है वो पिंगल में है। एक संगत रासो अपवाद है। प्रश्न आ सकता है, एकमात्र रासो जो डिंगल में लिखा गया है वो है संगत रासो।
गिरधरासिया का संगत रासो एकमात्र रासो है जो डिंगल में लिखा गया है। डिंगल शैली के पहला ग्रंथ कौन सा है, इस पर बहुत बड़ा विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुशलाभ का पिंगल शिरोमणि जिसके लेखक है कुशलाभ, ये डिंगल शैली का डिंगल नाम है पिंगल और है डिंगल का। याद रहे, कंफ्यूज नहीं हो, ऐसा नहीं सोचे कि गुरुजी ने गलत लिख दिया, नहीं, नाम तो है पिंगल शैली, लेकिन पिंगल शिरोमणि कुशलाभ का डिंगल शैली का पहला ग्रंथ माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कवि कल्लोल, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, कुछ लोगों का मान्यता है, कुछ लोग मानते हैं कि कवि कल्लोल का ढोला मारूरा दोहा डिंगल शैली का पहला ग्रंथ है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, प्रश्न यही तो पढ़ना है आपको, ध्यान रहे, अगर स्थिति ऐसी बन जाती है कि एक विकल्प में ढोला मारू रा दोहा, इसके लेखक है कवि कल्लोल का ये ढोला मारूरा दोहा, कुछ इतिहासकार इसे भी डिंगल शैली का पहला ग्रंथ मानते हैं। लेकिन दोनों ही विकल्प में हो और कुछ लिखा हुआ नहीं हो, और फिर अगर आपको दे दें कि डिंगल शैली का पहला ग्रंथ, तो पिंगल शिरोमणि करना है जिसके लेखक है कुशलाभ इस पिंगल शिरोमणि के दोनों ही विकल्प में हो, और ये विकल्प में नहीं हो तो ढोला मारूरा दोहा हो, और ये विकल्प में नहीं है पिंगल शिरोमणि तो ढोला मारूरा दोहा करना है कवि कल्लोल का। लेकिन विकल्प में ढोला मारूरा दोहा हो और विकल्प में पिंगल शिरोमणि हो, और फिर कह दे कि डिंगल शैली का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो आपको पिंगल शिरोमणि करना है सर। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार एक बात प्रश्न में आपसे करना चाह रहा हूं, वो देखिए क्या है। इसी प्रकार एक प्रश्न आता है, वो ये है, एक प्रश्न इस प्रकार से है, वो इस प्रकार है, आपने पढ़ा होगा वो है पृथ्वीराज राठौड़, जो डिंगल के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ, बेली किसान रुक्मणी ग्रंथ, बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ, ये गढ़गागरोन दुर्ग में बैठकर, गढ़गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, और गढ़गागरोन दुर्ग में बैठ करके पृथ्वीराज राठौड़ ने इस ग्रंथ की रचना की थी। पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़, जो अकबर के दरबारी कवि और नौरत्न थे। अकबर के दरबारी कवि और नौरत्न पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। इन्होंने गढ़गागरोन में बैठ करके पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा, जिसमें 403
403 छंद या दोहों में इसकी रचना की गई है। बेली किशन रुक्मणी आदि ग्रंथ का लेखक पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेस्टी टोरी ने डिंगल का हेरोस कहा था। याद रहे, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। और एलपी टेस्टी टोरी ने इनको डिंगल का हेरोस कहा था। बेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है, इसको दुर्सा आड़ा ने पांचवा राजस्थान का पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा था। पांचवा वेद और 19वां पुराण दुर्सा आड़ा ने कहा था। और पांचवा वेद और 19वां पुराण बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को कहा जाता है। बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को पांचवा वेद 19वां पुराण दुर्सा आड़ा ने कहा। बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ में 403 छंद या दोहा है। और एलपी टेस्टी टोरी ने बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ के रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। इस बेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है, इसका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसने एलपी टेस्टी टोरी के सहयोग से इसने इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण किया था। प्रश्न आएगा कि बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ का प्रथम संस्करण किसने किया था? रॉयल, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार देखो सभी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एलपी टेस्टी टोरी के सहयोग से रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ का प्रथम संस्करण किया था। बहुत अच्छा प्रश्न अगर आपको इस टाइप का आता है कि बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ का प्रथम संस्करण किसके द्वारा किया गया, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ का प्रथम संस्करण किया गया था। और ये प्रथम संस्करण 1973 में किया गया। और प्रथम संस्करण किसके बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ के प्रथम संस्करण में करने वाले व्यक्ति, तो एलपी टेस्टी टोरी बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ का प्रथम संस्करण कर्ता कहलाता है। प्रश्न आ जाए कि बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ के प्रथम संस्करण कर्ता कौन थे? तो प्रथम जो संस्करण कर्ता अगर पूछता है, बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ के प्रथम संस्करण कर्ता पूछे, तो आपको एलपी टेस्टी टोरी करना है कि प्रथम संस्करण करता है एलपी टेस्टी टोरी। बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ का प्रथम संस्करण किसने किया? नोट कर लेना कॉपी में। प्रथम संस्करण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने किया था। कब किया था? 1973 में। कितने छंद या दोहे हैं बेली किशन? 403, याद रखना है, 403 है। इसे पांचवा वेद में 19वां पुराण किसने कहा? दुर्सा आड़ा ने। ये डिंगल शैली का, राजस्थान का डिंगल शैली का सबसे बड़ा ग्रंथ है। प्रश्न आ जाए, पहला नहीं है, पहला तो मैंने बता दिया, या तो पिंगल शिरोमणि करना है महत्वपूर्ण तो, और अगर पिंगल शिरोमणि की स्थिति नहीं बने या विकल्प में नहीं है, तो आपको डोला मारू वहां कभी कल्लोल का करना है, और कभी कल्लोल का डोला मारू दो भी हो, और ऐसी स्थिति में जब
विकल्प में दो हो, विकल्प में पिंगल शिरोमणि भी हो कुशलाभ का और ढोला मारूरा भी दो हो, ऐसी स्थिति में आप सही आंसर पिंगल शिरोमणि करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न आए कि डिंगल शैली का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है तो वो करेंगे आप बेनी कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ। ये सब पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। ये गढ़गागरून में अकबर ने गढ़गागरून की जागीरी दी थी, गढ़गागरून की जागीरी दी थी पृथ्वीराज राठौड़ को, और पृथ्वीराज राठौड़ ने वहीं बैठ करके और ये ग्रंथ लिखा था। आपने पढ़ा होगा सर, आपने पढ़ा होगा ये अकबर के दरबार की शोभा थी। पृथ्वीराज राठौड़ पातल पीतल नाम से कविता लिखते थे, अपने आप को पीतल, महाराणा प्रताप को पाथल कहते थे। ये कल बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। आगे हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण, तो ये रही राजस्थानी मारवाड़ी भाषा की दो लेखन शैली। आगे मैं आपसे एक बात ख्यातों के संदर्भ में बात करें, ख्यात क्या होती है, ख्यात क्या होती है और ख्यातों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं तो वो देखिए। आपने बहुत सी ख्यातों के बारे में पढ़ा होगा, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न ख्यातों से बनते हैं, तो वो मैं बात कर रहा हूं। पहली बात तो ख्यात क्या होती है? ख्यात किसी शासक या वंश की मान मर्यादा और प्रसिद्धि लिखने की कला ख्यात कहलाती है। क्या कहलाती है? ख्यात। राजस्थान में ख्यातों के जनक मुहैणोत नैणसी माने जाते हैं। ख्यातों के जनक मुहैणोत नैणसी माने जाते हैं। ये मुहैणोत नैणसी बीकानेर के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे और इनके पिता का नाम जयमल था। इनका जन्म 1610 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मुहैणोत नैणसी ये चारण जाति के थे। मुहैणोत नैणसी किसके दरबारी कवि थे? ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। इनके पिता का नाम जयमल था और इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु इनके भाई के साथ, सूरजमल इनका भाई था, इनके भाई के साथ इनको किसी ने जहर दे दिया और 1600, कुछ लोग कहते हैं आत्महत्या कर ली, 1670 में इनकी मृत्यु हो गई। मुहैणोत नैणसी ख्यातों के जनक माने जाते हैं राजस्थान में, और इनके द्वारा लिखी गई नैणसीरी ख्यात ये राजस्थान की प्रथम ख्यात है। राजस्थान में ख्यातों के जनक मुहैणोत नैणसी हो गए और राजस्थान की पहली ख्यात नैणसीरी ख्यात है जो 1000 पृष्ठों में लिखी गई है। इस ख्यात में 23 वर्ष का इतिहास लिखा गया है। इस ख्यात की मूल
प्रतिलिपि, मूल प्रतिलिपि बीकानेर के एक संग्रहालय में, अनु संस्कृत संग्रहालय बीकानेर के अनु संस्कृत संग्रहालय में इसकी मूल प्रतिलिपि रखी गई है, जो नैणसी ने लिखी थी। नैणसी के हाथों से लिखी गई नैणसी विख्यात की मूल प्रतिलिपि बीकानेर के अनूप संस्कृत संग्रहालय में रखी गई है। 1000 पृष्ठों में लिखी गई है और नैणसी विख्यात ये राजस्थान का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ है और इसी में पहली बार पुरुष गणना का उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है मर्दम शुमारी। मारवाड़ में की गई पुरुष गणना का उल्लेख है इसमें, जिसे मर्दम शुमारी नाम से पुकारा गया है। नैणसी, मोहनत नैणसी राजस्थान में, एक प्रश्न है, राजस्थान में जनगणना का अग्रज, राजस्थान में जनगणना का अग्रज किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न कंपटीशन में आने लायक। राजस्थान में जनगणना का अग्रज मोहनोत नैणसी माने जाते हैं। मोहनोत नैणसी राजस्थान में जनगणना के अग्रज है। इसमें मारवाड़ में की गई पुरुष गणना मर्दम शुमारी का उल्लेख किया गया है। इस नैणसी विख्यात में ये उल्लेख किया गया है। नैणसी विख्यात राजस्थान का पहला प्रमाणित ग्रंथ है। इन्होंने अबुल फजल की तरह मोहनत नैणसी ने अबुल फजल की तरह राजस्थान का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। इसीलिए मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। और ये अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि अबुल फजल की तरह इन्होंने राजस्थान का तुलनात्मक अध्ययन किया। जैसे अबुल फजल ने तुलनात्मक वर्णन किया, तुलनात्मक कई अवसरों पर अकबर को मूर्ख शासक कह दिया, कई जगह पर अकबर की आलोचना लिख दी। ऐसे ही मोहनोत नैणसी ने कई अवसरों पर जसवंत सिंह की आलोचना लिख दी। अर्थात तुलनात्मक विश्लेषण पद्धति के कारण, इस पद्धति के कारण, ये पद्धति की समानता है अबुल फजल से, बिल्कुल अबुल फजल की तरह तुलनात्मक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया नैणसी विख्यात में मोहनोत नैणसी ने। इसीलिए इसे मुंशी देवी प्रसाद ने अबुल फजल कहा राजपूताना का। इस नैणसी विख्यात का हिंदी में अनुवाद रामनारायण दुंगड़ ने इसका मारवाड़ी की डिंगल शैली से हिंदी भाषा में अनुवाद किया। प्रश्न है, नैणसी विख्यात का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो नैणसी विख्यात का हिंदी में अनुवाद रामनारायण दुंगड़ ने किया था। नैणसी विख्यात राजस्थान का पहला प्रमाणित ग्रंथ है। और एक प्रश्न है, अब इसके 2 ग्रंथ है। बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं, आप रटना है ये। देखिए, एक तो है मोहनोत, या सीधा लिख देता हूं, नैणसी विख्यात। एक है नैणसी विख्यात और एक है मारवाड़ परगनारी विगत। ये दोनों ही नैणसी ने लिखे हैं। ये भी नैणसी का ही नैणसी विख्यात तो नैणसी ने लिखी। मारवाड़ परगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, राजस्थान का गजेटियर कहलाने वाले
मारवाड़ परगनारी विकत के लेखक भी मोयनावत नैणसी है और मारवाड़ परगनारी विकत की तुलना आईने ए अकबरी से की जाती है। आईने अकबरी से तुलना तो की जाती है मारवाड़ नैणसी की मारवाड़ परगनारी विकत और नैणसीरी ख्यात की तुलना बाबरनामा ग्रंथ से की जाती है। इससे अच्छा प्रश्न नहीं हो सकता। ऐसे प्रश्न आते हैं नैणसीरी ख्यात जिसे नैणसीरी ख्यात की तुलना बाबरनामा से की जाती है तो मारवाड़ परगनारी विगत या जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं और मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक भी मोयनावत नैणसी है। इसकी तुलना आईने ए अकबरी से की जाती है। नैणसीरी ख्यात में एक बहुत अच्छा इसका पुनः उद्धार, इसको पुनः उद्धार किसने किया? इसका पुनः उद्धार लक्ष्मण सिंह और बिट्टू पन्ना ने किया था। याद रखना इसमें क्या क्या प्रश्न है। एक तो नैणसीरी ख्यात का हिंदी में अनुवाद, ये रामनारायण दुंगड़ करना, ठीक। एक आए इसका पुनः उद्धार किसने किया? लक्ष्मण सिंह और बिट्टू पन्ना ने किया। और इसको प्रसिद्ध किसने किया? तो मुरारी दान। इसको प्रसिद्ध करता पूछ ले तो अगर इसको प्रसिद्ध करता पूछे, यहां घूम गया प्रश्न, यहां घूम गया। प्रसिद्ध करने वाला मुरारी दान, उन्हें नैणसीरी ख्यात को प्रसिद्ध करने वाले मुरारी दान, नैणसीरी ख्यात को प्रसिद्ध करने वाले प्रसिद्ध करने वाले मुरारी दान, नैणसीरी ख्यात को पुनरुद्धार करने वाले लक्ष्मण सिंह बिट्टू पन्ना, नैणसीरी ख्यात का हिंदी में अनुवाद करने वाले तब आपको रामनारायण दुंगड़। ये आपको नैणसीरी ख्यात के संदर्भ में याद रखना है। नैणसीरी ख्यात को राजस्थान का पहला प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है और राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान शब्द का ग्रंथ के रूप में पहली बार अवल फजल से पहले अगर राजस्थान शब्द को किसी ने अपने ग्रंथ में उल्लेखित किया वो नैणसी था। लेकिन नैणसी ने ये राजस्थान शब्द हमारे प्रदेश को नहीं दिया, ये राजपूत शासकों को इस शब्द का उपयोग किया। प्रश्न है कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में? आप कहेंगे साहब हमने तो बसंतगढ़ शिलालेख पढ़ा है। बसंतगढ़ शिलालेख तो एक पत्थर का लेख है। बसंतगढ़ तो एक पत्थर का लेख है। अगर ग्रंथ में अगर किसी ने राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख किया है वो किया है नैणसी ने। आप साहब अबुल फजल कर्नल जेम्स टॉड ने तो ये हमारे प्रदेश ये राजस्थान शब्द हमारे प्रदेश को दिया है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रदेश को पहली बार कर्नल टॉड ने ही दिया है राजस्थान शब्द। कर्नल टॉड ने ना उसने पहली बार हमारे प्रदेश के लिए ये शब्द उपयुक्त में किया, लेकिन नैणसी ने राजस्थान शब्द का उपयोग सबसे पहले किया ग्रंथ में। इससे पहले किसी ग्रंथ में ये नाम शब्द नहीं है, लेकिन नैणसी ने ये हमारे प्रदेश के लिए नहीं एक राजपूत शासकों के लिए उपयुक्त में लिया। ये है प्रसिद्ध नैणसीरी ख्यात। आगे कल हम आपसे अगले वीडियो में मैं बात करूंगा राजस्थान की और ख्यात, बाकी दासरी ख्यात और अन्य ख्यात। इसके बाद हमारे राजस्थान की अन्य भाषा जैसे मेवाड़ी है, मारवाड़ी तो पढ़ाई थी, ढूंढाड़ी है, रागड़ी है, मालवी है, खेराड़ी है। ऐसी मैं राजस्थान की प्रसिद्ध बोलियों की बात करूंगा। धन्यवाद। आज इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। इसमें मैंने कई चीज तुलनात्मक विश्लेषण के रूप में पढ़ाई है, उनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। वेरी गुड, धन्यवाद।